हर घर पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। अब तक आप काफ़ी कुछ जान चुके हैं भारतीय इतिहास के बारे में, जो कि मौर्य साम्राज्य से लेकर गुप्त काल तक। इसके बाद आप अभी पिछले कुछ अध्यायों में आपने भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना, मुग़ल वंश की स्थापना, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। बच्चों, इसी समय जिस समय भारत में मुग़ल वंश और उससे पहले विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर शासन करना शुरू किया, तो उसी समय दक्षिण भारत में एक बहुत समृद्ध साम्राज्य की शुरुआत हुई, जो कि काफ़ी साल तक रहा। आज हम उसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप ये शीर्षक देख रहे हैं, नई वास्तुकला हम्पी। तो ये जिस साम्राज्य जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका नाम था विजयनगर। और जैसा आप ये मानचित्र पे देख पा रहे हैं, दक्षिण भारत में ये फैला हुआ था। इस मानचित्र में जो आप ये रंगीन भाग, लाल भाग देख रहे हैं, तो जिस समय विजयनगर अपने उत्कर्ष पर था, तो इसकी सीमाएं कुछ इस प्रकार की थी। और हम्पी इस साम्राज्य की राजधानी थी। चलिए, आज के खंड में हम अध्ययन करने वाले हैं हम्पी की खोज किस प्रकार हुई, और उससे भी बड़ी चीज़ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, इस साम्राज्य का विकास किस प्रकार हुआ और किन शासकों ने इन पर शासन किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी खोज से। ये 14वीं शताब्दी की बात है कि जब इस साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और 17वीं शताब्दी तक आते आते, मतलब 17वीं शताब्दी के अंत में इसका पतन भी हो गया और उसकी जगह बहुत से छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आए। और इस हम्पी की खोज की थी इन्हीं के, मतलब कॉलिन मैकेंजी नाम के एक ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे। उन्होंने इसकी खोज की, मानचित्र तैयार कर रहे थे और इन्होंने इस जगह की यात्रा की और फिर इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया। और फिर जब जॉन मार्शल आए तो उन्होंने इस पर बड़ा प्रकाश डाला। लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो 1836 ईस्वी में हो गई थी। और जो अभिलेखकर्ता थे, उन्होंने विरूपाक्ष और हम्पी के मंदिरों से जो अभिलेख थे उनको इकट्ठा करना शुरू किया, और उसी से ये जानकारी प्राप्त हुई कि भाई ये एक विशाल साम्राज्य यहाँ अस्तित्व में था। और इसी के महत्व को देखते हुए आज़ादी के बाद जो भी शासन रहा, सरकारें रहीं, उन्होंने भी इस तरफ ध्यान दिया। और इसी के चलते 1976 ईस्वी में इस हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल के रूप में घोषित किया गया। 1976 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल और उसके बाद 1986 में यूनेस्को द्वारा। और आज भी इनके खंडहरों में अगर हम जाएं तो वहाँ हमें इसकी भव्यता के दर्शन होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार इस साम्राज्य की स्थापना हुई। तो ये 1336 ईस्वी की बात है। इस साम्राज्य की स्थापना एक बड़े छोटे से नगर के रूप में हुई थी, विजयनगर के रूप में। और दो सगे भाई थे, हरिहर और बुक्काराय, इन्होंने की थी 1336 ईस्वी में। और 4 राजवंशों ने शासन किया इस विजयनगर पर। और इस विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। और किस प्रकार इन भाइयों ने इस विजयनगर की स्थापना की, तो बहुत से मत इसके बारे में प्रचलित हैं और ऐसा माना जाता है। और सबसे जो, मतलब कहिए कि विश्वसनीय है, वो ये है कि ये हरिहर और बुक्काराय कंपाली के शासक के पास नौकरी किया करते थे। और इस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था दिल्ली पर। और तुगलक ने जब दक्षिण पर आक्रमण किया तो इन दोनों भाइयों को बंदी बनाकर ले गए और उन्हें मुसलमान भी बना दिया। और जब इसका हिंदुओं ने विरोध किया कंपाली में,
तो तुगलक ने इन दोनों भाइयों को इस मतलब विद्रोह पर काबू पाने के लिए भेजा। और यहाँ आने पर हरिहर बुक्का थे जो, उन्होंने अपने गुरु के कहने पर मुस्लिम धर्म को छोड़ा और हिंदू बन गए और एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। और तुंगभद्रा नदी दक्षिण में है ये, उसी के किनारे पे ये नगर बसाया और अपने गुरु की ही याद में उन्होंने इसका नाम जो है वो विद्यानगर या विजयनगर रखा। अब बहुत से विद्रोह साम्राज्य में चले हुए थे, इस वजह से जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे पाया और फिर धीरे धीरे इस साम्राज्य का विकास होता चला गया और 17वीं शताब्दी के अंत में इसका पतन भी हो गया। अब किन राजवंशों ने शासन किया, किस प्रकार का शासन रहा, कब से कब तक रहा, तो इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुभ और अराविदु, ये 4 राजवंशों ने विजयनगर पर शासन किया। इसमें संगम वंश, इसी वंश के हरिहर और बुक्का राय थे। इनका शासनकाल रहा है इस राजवंश का 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक का। इसके बाद बड़े थोड़े समय के लिए सुलुभ वंश 1485 से 1505 ईस्वी तक। इसके पश्चात तुलुभ वंश 1505 से 1570। तुलुभ वंश के अंतर्गत विजयनगर का बहुत विकास हुआ और इनके एक प्रमुख राजा तुलुभ वंश के वो थे कृष्णदेव राय, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और अंतिम राजवंश था अराविदु वंश। इन्होंने 1570 में अपना शासन स्थापित किया और 1674 ईस्वी तक इनका शासनकाल चला और इसके बाद विजयनगर का पतन हो गया। तो अब इनके कुछ प्रमुख शासकों की सबसे पहले हम संगम वंश का अध्ययन करते हैं और कौन कौन से इनके प्रमुख शासक हुए और क्या उनकी उपलब्धियां थी, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो शुरुआत तो हम करेंगे हरिहर प्रथम से और ये संस्थापक भी थे हरिहर और बुक्का और इन्होंने 1336 से 1356 ईस्वी तक शासन किया। अब जो इनके पिता थे वो संगम राजवंश से संबंध रखते थे, इसी वजह से इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा। और हरिहर के सामने बहुत सी समस्याएं थी। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी जो राजधानी है विजयनगर की उसको हम्पी घोषित किया। हम्पी जो थी वो विजयनगर राजधानी घोषित की गई, विजयनगर की राजधानी। साथ ही सेना को संगठित किया। बहुत से जो वनवासी क्षेत्र थे उनको अपने अधिकार में लिया और राज्य का विस्तार भी किया और कृषि को प्रोत्साहित किया। इनकी मृत्यु के बाद इनका भाई जो था बुक्का, उन्होंने शासन संभाला और 1377 ईस्वी तक शासन किया और ये भी बड़े दूरदर्शी शासक थे और इन्होंने साम्राज्य को तो अपने काफ़ी बढ़ाया, जो कि तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच में पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। और इस क्षेत्र में जो आर्थिक संपदाएं थी वो बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से इनका आर्थिक पक्ष भी जो है बहुत मजबूत हुआ और सबसे बड़ी बात, इन्होंने विदेशों से भी संबंध स्थापित किए, जैसे चीन, श्रीलंका, व्यापार के लिए, और व्यापार किया और फ़ायदा भी बहुत कमाया। और एक और बड़ी बात, इन्होंने अपने शासनकाल में किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया और बहुत से मंदिर बनवाए। उसके बाद हम बात करते हैं देवराय प्रथम की। और भी इसके बीच इससे पहले हरिहर द्वितीय का शासनकाल रहा, लेकिन अगर देवराय प्रथम की बात करें तो इन्होंने बहुत शक्तिशाली घुड़सवार सेना का निर्माण किया और इसके लिए घुड़सवार सेना के लिए जो घोड़े थे वो अरब और ईरान, इन देशों से मंगवाए, बहुत अच्छी नस्ल के घोड़े। और जो बहमनी इनका पड़ोसी राज्य था उसके शासक को भी पराजित किया, फिरोज शाह को। और बहमनी के साथ जो है विजयनगर का संघर्ष चलता ही रहता था, लेकिन देवराय ने बहमनी को हराकर उस पर भी थोड़े समय तक काबू पाया। और इन्होंने, मतलब देवराय ने
जन कल्याण के कार्य बहुत किए और साम्राज्य में सिंचाई के साधनों पर, जिससे कि कृषि का विकास हो सके, इन साधनों पर बहुत ध्यान दिया। तुंगभद्रा नदी, इस पर बहुत से बांध बनवाए और इसके साथ साथ कला और साहित्य, इनके भी ये बहुत बड़े संरक्षक थे। और आपने एक नाम सुना होना, एक इतालवी यात्री थे निकोलो दे कांती, उन्होंने भी इन्हीं के समय में यात्रा की थी और ये लिखते हैं कि उस समय भारत में सबसे शक्तिशाली शासकों में देवराय प्रथम थे। इसके बाद देवराय द्वितीय की बात करते हैं। देवराय द्वितीय, इन्होंने 1422 ईस्वी से 1446 ईस्वी तक शासन किया और ये भी बड़े महान शासक थे। इन्होंने जो अपनी सेना थी इसका आधुनिकीकरण किया, विस्तार भी किया और बहुत से क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया। साथ में बहुत से शासकों की इन्होंने अधीनता भी स्वीकार करवाई, जिससे कि इनके मतलब खजाने को बड़ा लाभ पहुंचा। प्रशासन में भी बहुत से सुधार किए और इनके समय में मतलब जब इनका शासनकाल था तो फारस के एक राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी और उन्होंने बड़ा कुछ विजयनगर के बारे में लिखा है। थोड़ी चर्चा हम इस अध्याय के अंत में इस बारे में भी करेंगे। और वो लिखते हैं कि विजयनगर जो है बहुत ही समृद्ध साम्राज्य था और इन सब के चलते देवराय द्वितीय को संगम वंश का बहुत महान शासक माना जाता है। देवराय द्वितीय के बाद जिन शासकों का शासनकाल आया वो कोई बहुत ज़्यादा योग्य या फिर कहीं दूरदर्शी नहीं थे और धीरे धीरे यहाँ अराजकता फैलने लगी और इसी चीज़ का लाभ उठाकर या फिर कहें कि इसी चीज़ को काबू में लाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए 1485 ईस्वी में नरसिंह सुलू, इन्होंने जो अंतिम राजा थे संगम वंश के विरूपाक्ष, उनकी हत्या कर दी और शासक बन गए। ये नरसिंह भी बड़े बहादुर थे। इनके बारे में चर्चा हम अपने अगले सत्र में करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे।